नमस्कार दोस्तों। आज से हम जेपीएससी पीटी परीक्षा का जो सिलेबस है उसके अनुरूप झारखंड का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं 11 जेपीएससी जल्दी ही आने वाली है। तो जेपीएससी से पहले ही हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा, नहीं तो हमें मेंस के लिए समय नहीं बचता है। आप देखे ही होंगे मेंस के लिए बस 2-3 महीने का टाइम मिलता है, और मेंस बहुत ज़रूरी है। बिना मेंस के जेपीएससी कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं ना। सबसे ज़्यादा जो आपका जो रिज़ल्ट बनाता है वो है मेंस। ठीक है, पीटी तो आप क्वालिफाई करके निकल जाते हैं, मेंस में आपको लिखना पड़ता है, तो उसमें हमें ज़्यादा समय चाहिए। इसके लिए हम पहले से तैयारी करेंगे, और जो झारखंड ओरिएंटेड पेपर 2 है उसका पहले से तैयारी कर लेंगे। ठीक है, और ये तैयारी 2-3 महीने में हो जाएगा, क्योंकि मैंने पिछले जो 7th से 10th जेपीएससी था उसकी तैयारी मैंने करी थी। 2-3 महीने में मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, है ना। मैंने अपने एक नोट्स तैयार किया था और उसके हिसाब से मैंने तैयारी करी, और मैं अपने ही नोट्स का रिवीजन करता था, क्योंकि मैं अपने नोट्स में उतना ही लिखा था जितना ज़रूरत है। बिना मतलब का लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, उतना ही पढ़ो जितना आता है कि नहीं। तो मैं अपने नोट्स से ही आपको पढ़ाऊँगा। आप देख सकते हैं ये मेरा नोट्स है। ठीक है, अगर आप चाहें तो मेरे नोट्स को परचेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे फ़ोन करके। ठीक है, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं SMS। ठीक है, बिना वक्त गवाए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मेरे नोट्स से आप पढ़ेंगे तो आपका मतलब 75 प्लस तो कहीं नहीं गया। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने नोट्स से पढ़ के ही 74 प्लस लाया था 7 to 10th जेपीएससी में। तो ये सही है, बस मेरा मेंस क्वालिफाइड नहीं हो पाया, मेरे पास टाइम कम बचा था, इसलिए चलिए कोई बात नहीं, इस बार फिर से ट्राई करेंगे और आप लोगों के साथ तैयार करेंगे। ठीक है, तो ऑफिसर बनने के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम मुंडा मान की शासन व्यवस्था। आराम से पढ़ेंगे, आसान शब्दों में पढ़ेंगे, और एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, और जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट में मैं एक MCQ लगवाऊंगा 10 क्वेश्चन का। उसके बाद से आप किसी भी बुक का MCQ उठा के आराम से लगा सकते हैं, सही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मुंडा मान की शासन व्यवस्था। मुंडा मान की शासन व्यवस्था। मुंडा मान की शासन व्यवस्था हो जनजातियों की शासन व्यवस्था है। ठीक है, हो जनजातियों की शासन व्यवस्था है, और जो ये हो जनजाति है ना, ये चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति सबसे बड़ी है। ठीक है, पहली कौन है? पहली हमारे यहाँ है, तो पहली अगर हमारे यहाँ देखा जाए तो पहली जनजाति हमारे यहाँ सबसे बड़ी है संथाल। दूसरी कौन है? दूसरी उरांव। तीसरी मुंडा। चौथा चौथा में आते हैं हमारे हो। और जो ये हो है, ये मुंडा जनजाति की उप शाखाएँ हैं। कौन है? मुंडा जनजाति की उप शाखाएँ हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और हो जनजाति का ज़्यादातर क्षेत्र ये कोल्हान क्षेत्र में है, क्योंकि कोल्हान क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं हो जनजाति के लोग। तो यहाँ जो मुंडा मान की शासन व्यवस्था ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, और आप जानते हैं संथाल परगना में संथाल लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे माझी परगना व्यवस्था चलती है। तो ये रहा, पहले मैं बेस क्लियर करते जाऊँगा ना, तो आपको समझने में अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, जो हो जनजाति के लोग हैं वो प्रोटोस्टलाइज श्रेणी में आते हैं। आपको मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो जनजातियां हैं वो प्रोटोस्टलाइज श्रेणी की ही जनजातियां हमारे झारखंड में निवास करती हैं। ठीक है, तो ये आप सबसे पहले याद रखिएगा। और इनकी जो भाषा है हो जनजाति की भाषा हो ही होती है, लेकिन इनकी जो लिपि है उसको वारनक्षेत्री लिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वारनक्षेत्री लिपि बोलते हैं। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हर एक जनजातियों की भाषा और उनकी लिपि को याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। मैं डेट तो याद नहीं, मगर जेपीएससी में पूछा गया है कि ओल्ड चिकी लिपि किसकी है, तो आपको मालूम ही होगा ओल्ड चिकी किसकी है, तो संथाल की है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो हमारी जो मुंडा मान की शासन व्यवस्था है, ये प्राचीन शासन व्यवस्था है, प्राचीन संस्थान मतलब प्राचीन गणतांत्रिक शासन व्यवस्था में से एक है। ठीक है, विश्व की प्राचीन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये पहली है। पहली आप बोलेंगे कि पहली तो वैशाली में थी गणतंत्रीय व्यवस्था, लेकिन हाँ वैशाली में थी, मगर ये भी विश्व की प्राचीन गणतांत्रिक व्यवस्था में से एक है। तो इसको आप याद रखेंगे, मैं पहली नहीं बोल रहा हूँ, मगर हाँ ये प्राचीन, सबसे ज़्यादा प्राचीन ये भी है। चलिए अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। ओवरव्यू लेने से क्या होता है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये सब क्वेश्चन है ना डायरेक्ट आ जाते हैं।
जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, जैसे यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि हो जनजाति का पेशा क्या है। ठीक है, हो जनजाति का पेशा कृषि है। उनका पेय पदार्थ, सबसे प्रिय पेय पदार्थ, उसको इल्ली बोलते हैं। ठीक है, युवागिरी को गतियोड़ा बोलते हैं। ठीक है, और जो लिपि है वो वारनक्षिति, इसको याद रखिएगा। लिपि लिपि हमेशा पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और युवा गृह को भी याद रखिएगा, क्योंकि अभी 2016 में नहीं, 2021 में ही 2021 में ही पूछा था धूमकुड़िया युवा गृह किस जनजाति से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो उराव जनजाति से संबंधित है, 1 नंबर फ्री में मिल जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, तो ये हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, तो वही है लिपि, वारनक्षिति, युवा गृह, गतियोड़ा, आप ये याद रखिएगा। शायद इस बार हो का पूछ ले। ठीक है, निवास स्थल, निवास स्थल कोल्हान क्षेत्र में है। कोल्हान क्षेत्र में ज़्यादातर निवास करते हैं। गोत्र, गोत्र कितने हैं भाई, तो गोत्र कितने हैं, तो गोत्र 80 हैं। तो ये अगर आप नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये अखाड़ा, अखाड़ा 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 क्या होता है, अखाड़ा वहाँ ये चीज़ होता है जहाँ पे लोग, सामूहिक लोग से जुड़ते हैं, वहाँ पे नाच गाना करते हैं। जैसे कि पंचायत लगती है, ऐसा स्थान जो मतलब गांव के बीच में होता है, उसको अखाड़ा बोलते हैं। ठीक है, और ये अखाड़ा में ही पूरे जो सामूहिक कार्यक्रम होता है वो प्रस्तुत होता है। ठीक है, मगर अखाड़ा को हो जनजाति में क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। सटे टुरुड, क्या, सटे टुरुड बोलते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये डायरेक्ट आएंगे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। अब चलिए, अब हम नीचे देखेंगे प्रमुख त्यौहार। प्रमुख त्यौहार, सबसे ज़्यादा प्रमुख त्यौहार क्या है भाई, तो प्रमुख त्यौहार देखिए। ठीक है, तो प्रमुख त्यौहार अगर हम देखें तो प्रमुख त्यौहार में माघे सबसे पहले आता है। ठीक है, आप ये देखिएगा, जो ये माघे है ये सबसे प्रमुख त्यौहार है, उसके बाद बहा है। ठीक, ये हमेशा आप याद रखिएगा। और जो सबसे ज़्यादा प्रचलित विवाह हो जनजातियों में वो आदि विवाह। उरांव में क्या होता है, आपको याद है, उरांव का अगर आप याद होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, उरांव में आयोजित विवाह होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, आदि विवाह होता है। तो आप कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट सबको डायरेक्ट याद करके रखें। ठीक, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा की पॉइंट बता देता हूँ। ये देखिए, जो हो जनजाति के लोग होते हैं उनमें जितना चूल्हा जलता है, ठीक है, चूल्हे के हिसाब से, मैं बता रहा हूँ, चूल्हे के हिसाब से परिवार की गणना होती है। अगर घर में एक चूल्हा जल रहा है तो परिवार कितने हैं, एक। 2 चूल्हा जल रहा है तो परिवार 2। 3 चूल्हा जल रहा है तो परिवार 3। तो ये हमेशा याद रखिएगा, चूल्हे की गिनती के द्वारा उस परिवार की गिनती होती है। ठीक है, और जो इनके देवता होते हैं वो कौन होते हैं, सिंह बोंगा। और मुंडा जनजाति के भी देवता सिंह बोंगा होते हैं, और इनको सूर्य के अनुरूप माना जाता है। ठीक है, चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ मैं आपको। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये रहा नोट। ठीक है, अब देखिए, ये आप समझ लीजिए, इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। ये जो की पॉइंट है, इससे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 2016 में, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, क्या हुआ था ना, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में जमींदारी व्यवस्था लाई गई, उसी को हम स्थानीय बंदोबस्ती कहते हैं। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्ती कहते हैं। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था लाई गई। जमींदारी में क्या था, तो क्या था ना कि जमींदार लोगों को कर वसूलने का जिम्मा दिया गया। अब जो जमींदार लोग थे वो जनजातियों का शोषण करते थे, उनसे ज़्यादा पैसे लेते थे, ज़्यादा लगान वसूलते थे, जिससे जनजाति लोग परेशान हो गए थे। और परेशान होने के कारण जो हो जनजाति थी, मुंडाओं के साथ मिलकर कई विरोध किए। ठीक है, कई विरोध किए, जिसमें आपका सबसे प्रमुख हो जाता है हो विद्रोह, और दूसरा हो जाता है कोल विद्रोह। हो विद्रोह का आप देख रहे हैं, इसका जो है डेट आप याद रखिएगा। ठीक है, 1820-21, और ये कोल विद्रोह 10 साल बाद 1831 से 32। ठीक है, ये दोनों जो है ना, ये दोनों विद्रोह को दबाने के लिए विल्किंसन आए थे, विल्किंसन। ठीक है, 1833 में। और फिर क्या हुआ, जब ये कोल विद्रोह ख़त्म हुआ तो विल्किंसन ने ये मंथन किया कि ये विद्रोह किसके लिए हो रहा है। जो ज़मींदारी से जो लोग परेशान हैं, ज़मींदार के कर वसूलने से परेशान है, वही लोग इस विरोध को कर रहे हैं। तो उन्होंने एक अच्छा अपना दिमाग लगाया और उन्होंने जनजातियों के साथ समझौता करके एक विल्किंसन रूल लाया। ठीक है, आपको ये आपको बोला जाता है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था
किस अंग्रेज से संबंधित है? तो आप विल्किंसन पे टिक मारेंगे। ये 2016 का क्वेश्चन है। ये 2016 का क्वेश्चन है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज शासक ने मंजूरी दी थी, यही क्वेश्चन था शायद। हाँ, तो विल्किंसन, ये विल्किंसन था। आप इस पर ध्यान से आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन शायद अभी भी पूछ दे, ठीक है। तो 16 के जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था 2016 के जेपीएससी में, ठीक है। तो क्या था, 1833 में विल्किंसन रूल आया गया, ठीक है। विल्किंसन रूल में क्या कहा गया, जो पहले से जो मुंडा मान की शासन व्यवस्था चली आई रही थी ना, उसी में थोड़ा सा बदलाव करके इसको फिर से पुनः बहाल कर दिया गया। जिससे भाई क्या हुआ, जनजाति भी खुश हो गई कि हमारी जो व्यवस्था थी पहले वाली वो फिर से आ गई। और थोड़ा सा जो बदलाव किया गया था, इसीलिए इसको विल्किंसन रूल व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बदलाव विल्किंसन ने किया था, इसलिए इसको विल्किंसन रूल व्यवस्था भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोल सकते हैं विल्किंसन रूल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और 1833 ईस्वी में ही दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था, और उसके एजेंट कौन बनाए गए थे, तो विल्किंसन बनाए गए थे, ठीक है। विल्किंसन को आप याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं क्योंकि 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कुछ रिपीट भी हो जाते हैं। तो आप अच्छे से ध्यान देकर इसको पढ़िएगा, और अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप फिर से रिवर्स करके वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आराम से आ जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब तो कुछ है ही नहीं ना, अब अपन पढ़ेंगे ना, ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए, अब क्या है, हो जनजातियों की शासन व्यवस्था 2 स्तरों पर विभक्त की गई है। पहला स्तर ग्राम स्तर, दूसरा पड़ा स्तर। ग्राम स्तर में क्या होता है, ग्राम स्तर में कि हो जनजातियों के प्रत्येक गाँव में एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। क्या, जैसे कि एक ठो ये गाँव है तो इसमें क्या होगा, ग्राम पंचायत हो गए, इसी में भाई आखरा उखरा सब हो गया। अब ऐसे ही बहुत सारे पंचायत मिल गए, ठीक है। जब बहुत सारे पंचायत मिल जाएंगे, बहुत सारे पंचायत को मिला के, मतलब 15 से 20 गाँवों की पंचायत को मिला के पहड़ा स्तर का निर्माण किया जाता है, मतलब पट्टी पंचायत का निर्माण किया जाता है, ठीक है। ठीक है, इसका जो प्रमुख होता है उसको मानकी कहते हैं, ठीक है। ये समझिए, ये थोड़ा सा ओवरव्यू है, ठीक है। अब मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ ये पढ़ेंगे ना, यहाँ से पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। चलिए हम ग्राम स्तर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ग्राम स्तर, उसके बाद हम पहाड़ा स्तर पे जाएंगे, ठीक है। ग्राम स्तर से हम स्टार्ट करते हैं। ग्राम स्तर से क्या, ग्राम पंचायत में कितने कितने अधिकारी होते हैं, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या दिक्कत है। चलिए, ग्राम स्तर पहला जो लेवल होता है वो मतलब लेवल फर्स्ट कह सकते हैं, लेवल फर्स्ट है, ठीक है, ग्राम स्तर, ठीक है। ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत, एक गाँव एक पंचायत, ठीक है। अब जो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मुंडा। क्या बोलते हैं, मुंडा। जैसे कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है ना, जो उसका प्रमुख होता है उसको मुखिया बोलते हैं, उसी प्रकार मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव के प्रमुख को मुंडा बोलते हैं, जो सभी प्रकार के प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों को संपन्न कराता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये वंशानुगत होते हैं, मतलब एक ही परिवार से होते हुए आते हैं। अगर मेरा, जैसे कि मैं आपको वंशानुगत बता रहा हूँ, जैसे मैं हूँ तो मेरा बेटा भी मुंडा बनेगा, मेरे बेटे का ही बेटा जो बढ़ेगा वो भी मुंडा ही बनेगा, ठीक है। तो वो ये वंशानुगत आ जाते हैं। तो वही है, मुंडा जनजाति होती है ना, वो वंशानुगत होती है, ठीक है। अब कुछ प्रमुख पदाधिकारी देख लीजिए। अब आप जानते होंगे किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए एक टीम होती है, तो उसी टीम में जैसे कि यहाँ पे जो टीम है उसमें अधिकारी हैं। तो अधिकारी कौन कौन है, तो पहला डाकुआ है, दूसरा त्रिउरी है, यात्रा त्रिउरी है, चौथा क्या है, तहसीलदार होता है, ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आसान शब्दों में, डाकुआ क्या होता है भाई, तो डाकुआ मुंडा का सहयोगी होता है। मुंडा का सहयोगी मतलब मुंडा अगर किसी काम को या किसी निर्णय लेने में थोड़ा सा उसे प्रॉब्लम हो रहा हो तो डाकुआ उसकी सहायता करेगा। कौन सहायता करेगा, डाकुआ सहायता करेगा, उसको सलाह देगा, उसको मशवरा कराएगा, ठीक है। ये डाकुआ का काम होता है। और साथ में ये संदेशवाहक भी रहता है। जैसे कि अगर
ये मुखिया है, ये कोई निर्णय सुनाया या फिर कोई कानून पास किया समझ लीजिए, तो इसके जो संदेश है उसको गाँव में पहुँचाने का काम कौन करता है, तो वो डाकुआ काम करता है। डाकुआ ही का काम रहता है कि जो मुखिया के द्वारा जो बताया गया है या फिर जो नियम लागू किया गया है उसको हर एक गांव के बच्चे लोगों को पहुंचाना, मतलब हर एक गांव के लोगों को बताना, घर को बताना, ये सब डाकुआ ही का ही काम होता है। और हाँ, डाकुआ का एक और काम ये होता है कि अगर मुंडा कहीं बीमार है, ठीक है, या फिर मुंडा अनुपस्थित है, कहीं अपनी बेटी के घर चला गया है या कहीं भी चला गया है, तो अगर मुंडा अनुपस्थित है तो मुंडा की अनुपस्थिति में डाकुआ मुंडा का सारा काम करेगा। क्या करेगा? सारा काम डाकुआ करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उप मुंडा हो जाते हैं ना, इसको समझ लीजिए आप, उप मुंडा है ये उप मुंडा। अगर मुंडा नहीं रहेगा तो ये मुंडा का काम पूरा करेगा। चलिए, अब सेकंड क्या है? देवरी। देवरी क्या होता है भाई? तो देवरी का काम क्या होता है? वो धार्मिक प्रमुख होते हैं, गांव का धार्मिक प्रमुख। जैसे गांव हो गया तो गांव में पूजा होगा, पाठ होगा, पर्व त्यौहार होगा, भूत प्रेत के लिए विशिष्ट पूजा रखा जाता है। तो उसके लिए कौन है? तो उसके लिए देवरी काम करता है। जैसे पुजारी समझ लीजिए आप, पुजारी है ये देवरी। देवरी पूरा काम करता है गाँव का, ठीक है। और ये देवरी समझ लीजिए एक पंडित है, गांव का एक पंडित है, ठीक है। और उस देवरी की सहायता करने के लिए यात्रा देवरी है। और यात्रा देवरी का वही काम है जो डाकुआ का मुंडा के प्रति था। यानी कि यात्रा देवरी का सहयोगी है। अगर कहीं या देवरी अगर अनुपस्थित है या फिर बीमार है, उस स्थिति में यात्रा देवरी का काम करेगा। तो ये क्या है? ये सहयोगी है देवरी का। जैसे अपन ही देखते हैं कैबिनेट मंत्री होते हैं, जैसे कि कैबिनेट मंत्री हो गए, कैबिनेट मंत्री के बाद राज्य मंत्री होते हैं उनके सहयोग के लिए। उसी प्रकार है कि देवरी के सहयोग के लिए यात्रा देवरी है, ठीक है। अब चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या है? अब हम बोलते हैं तहसील। तहसील क्या होता है भाई? तहसीलदार ना, तहसील तो हम लोग अपने इलाके में बोलते हैं तहसील। अब देखिए तहसीलदार क्या होते हैं। तहसीलदार का काम होता है लगान की वसूली करना, ठीक है। जैसे लगान की वसूली करना, जो कर है उसको वसूली करना, राजस्व मतलब समझ जाइएगा भैया, राजस्व अधिकारी है, पैसे को जमा करने का काम इसका है। जैसे नजराना, पेशकश की वसूली करना, ये सब तहसीलदार का काम होता है, ठीक है। और इसी तहसीलदार को हटाकर, ठीक है, और ये ज़मींदारी प्रथा में ज़मींदार को पूरा अधिकार दे दिया गया था वसूलने का। तो ज़मींदार मनमाना वसूल कर रहा है, इसलिए तो विरोध हो रहा था। तो विल्किंसन रूल के बाद तहसीलदार को फिर से बहाल कर दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। और हाँ, मैं थोड़ा एक कीवर्ड भूल गया, मैं आपको एक चीज़ और पता चलिए, उसको लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। लास्ट में बताऊँगा, लास्ट में सही रहेगा। चलिए, अब ये तो ग्राम स्तर हुआ, ठीक है। अब ग्राम स्तर से अपन चलेंगे पहरा स्तर। पहरा स्तर क्या है भाई? अगर दो, जैसे पहरा स्तर में क्या होता है, तो पहरा स्तर जैसे ग्राम पंचायत में किसी भी जैसे विवादों का निपटारा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा? तो इसको अपर लेवल पे भेजते हैं, मतलब लेवल 2 क्या है? लेवल 2 पहरा स्तर है। तो पहरा स्तर पे हम भेज देंगे इसको, या फिर पट्टी पंचायत। वही पहरा स्तर में पट्टी पंचायत होता है। पट्टी पंचायत के यहाँ पे जो विवाद है वो हस्तांतरित हो जाता है, अगर ग्राम पंचायत उसका निपटारा नहीं कर पा रहा है तो। जैसे कि अंतरजातीय मतलब अंतर पंचायती विवादों का निपटारा करता है। अंतर पंचायती विवाद सब समझ रहे हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मेरा पंचायत है, ये आपका पंचायत है, बीच से एक नदी पार हो रही है। अब हम बोल रहे हैं कि ये नदी हमारी है, आप बोल रहे हैं ये नदी हमारी है, इसका पानी हम यूज़ करेंगे, वो बोल रहा है कि हम यूज़ करेंगे। इसका जो विवाद होगा उसका निपटारा कौन करेगा? उसका निपटारा करेगा पढ़ा पंचायत उसका निपटारा करेगा। इसका जो प्रमुख होता है उसको मानकी कहते हैं। अभी आपको समझ में आ गया? चलिए, और ये पढ़ा जो पंचायत जो होता है या पट्टी पंचायत, उसका निर्माण कैसे होता है? तो पढ़ा और पट्टी पंचायत का निर्माण 15 से 20 गाँवों को मिलाकर होता है, ठीक है। 15 से 20 ये ग्राम पंचायत जब मिलते हैं तब पढ़ा पंचायत का निर्माण होता है, ठीक है। और ये जो मानकी है ना, ये मानकी को चुना जाता है, और ये मानकी पढ़ा जो पंचायत है उसका प्रमुख होता है। अब समझ में आ गया आपको? चलिए, और जो सभी निर्णय होते हैं, जैसे विवाद हो गया, तो जो निर्णय होते हैं सबकी सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। और इस पंचायत में
और इस पंचायत में सभी मुंडा और डाकुआ का भाग लेना अनिवार्य होता है, तभी तो हर एक विवाद का निपटारा हो पाएगा। सब लोग अपना अपना मत देंगे और फिर मतदान होगा और सर्वसहमति से निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, तो पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको क्या बोलते हैं, तो मानकी बोलते हैं। और हाँ, मानकी को ही पढ़ा राजा बोलते हैं, क्योंकि पढ़ा पंचायत का प्रमुख है ये, इसलिए इसको पढ़ा राजा भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, और एक से अधिक भी मानकी हो सकते हैं, हमेशा नहीं होते, कभी कभी हो सकते हैं। तो इसको आप ऐसे ही मतलब याद रखिएगा, ये आने वाला नहीं है, मैं ऐसे ही बुक्स पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था तो मैं सोचा आपको बता दूँ। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड स्तर। तो आप समझ गए कि पहला स्तर क्या था जी, पहला जो स्तर था वो ग्राम स्तर था। ग्राम स्तर पे अपन देखिए, जो ग्राम स्तर से जो जिस चीज़ का निपटारा नहीं हो पाया, जिस मामलों का निपटारा नहीं होगा, उसको कहाँ भेज दिया गया, पढ़ा पंचायत में। पढ़ा पंचायत कितने लोग, कितने गाँवों से मिलकर बना, तो 15 से 20 गाँवों से मिलकर बना। ठीक है, पढ़ा पंचायत कितने गाँव से मिलकर बना, तो 15 से 20 गाँवों को मिलकर बना है। ठीक है, तो ये आप देखिएगा। और क्या है, इसका जो प्रमुख होता है उसको मानकी कहते हैं। तो यही है जो की पॉइंट है। आप एक बार फिर से, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार देख लीजिएगा दोनों को, मगर मेरे को मालूम है कि मैं अच्छे से समझाऊँ, आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए, अब एक की पॉइंट है नीचे, इसको आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। ये देखिए, इसमें लिखा गया है कि कहीं कहीं 5 से 10 गाँवों को मिलाकर एक पीड़ का निर्माण किया जाता है। कहीं कहीं, हमेशा नहीं। जैसे कोल्हान क्षेत्र के किसी भी इलाके में 5-10 गाँवों को मिलाकर एक पीड़ का भी निर्माण किया जाता है। और जब 26 पीड़ हो जाते हैं तो ये 26 पीड़ पंचायत का निर्माण करते हैं। और ये जो पीड़ पंचायत है, ये पट्टी पंचायत या पढ़ा पंचायत के ही अनुरूप रहता है। क्या होता है, पट्टी पंचायत या पढ़ा पंचायत के ही अनुरूप रहता है। और इसका जो प्रमुख होता है वो भी मानकी कहलाता है। ठीक है, आप समझ में आ गए, मगर ये कहीं कहीं होता है। ठीक है, ज़्यादातर आपको पट्टी पंचायत वाली ही व्यवस्था चारों तरफ देखने को मिलेगी, पीड़ वाली व्यवस्था बहुत कम देखने को मिलती है। मगर हाँ, हम पढ़ रहे हैं तो हर एक चीज़ पे नज़र डालेंगे। ठीक है, तो आप क्या समझे, 5 से 10 गाँवों को मिलाकर एक पीड़ का निर्माण किया जाता है और 26 पीड़ को मिलाकर एक पीड़ पंचायत का निर्माण किया जाता है। और ये पीड़ पंचायत क्या होता है जी, पट्टी पंचायत के ही अनुरूप होता है। ठीक है, ये पट्टी पंचायत के ही अनुरूप होता है। और इसका जो प्रमुख होता है उसे भी हम मानकी कहते हैं। ठीक है, इसका प्रमुख क्या होता है, मानकी होता है, याद रखिएगा। चलिए, अब क्या था, मैं आपको क्या बोलने वाला था, हाँ, एक और की पॉइंट बताने वाला था। ठीक है, ये मैं आपको पहली स्लाइड में बता दे रहा हूँ। हाँ, ये ठीक है, यहाँ पे आप एक ऐड कर लीजिएगा। हो जनजाति में क्या होते हैं, हो जनजाति में बधू मूल्य दिया जाता है। ठीक है, बधू मूल्य, जो बधू मूल्य है, हो जनजाति का बधू मूल्य। ठीक है, जो बधू मूल्य है उसे हम दिरी बोलते हैं। दिरी, क्या बोलते हैं उसको हम, तो दिरी बोलते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा इसको याद रखिएगा कि दिरी बोलते हैं बधू मूल्य को। ठीक है, बधू मूल्य, तो ये आप याद रखें, क्योंकि जेपीएससी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं सोचा आपको उससे कैसा डिस्कस कर लूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, तो मैं सोचा आपको बाद में ही बता देता हूँ। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, जो बधू मूल्य है उसको दिरी बोला जाता है। और विल्किंसन रूल किसको बोला जाता है, तो विल्किंसन रूल इन्हीं को क्या बोलते हैं, मुंडा की शासन व्यवस्था को ही बोला जाता है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम क्या करते हैं ना, अब हम MCQ लगा लेते हैं। तो अगर हम MCQ अगर पूरा लगा लेते हैं तो हम जितना पढ़ें उतना कन्फर्म हो जाता है कि हमने क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम MCQ। और ये बहुत सही है कि अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसका MCQ लगा लीजिए, क्योंकि MCQ लगाने के बाद आपको पता चल जाता है कि आपने उसको कितना पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है, मुंडा मन की शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी ने मान्यता दी थी। कौन थे थी, विल्किंसन। ये क्वेश्चन 2016 जेपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक, अब आप, मेरे ख्याल से आपको तब तक याद ही हो गया होगा। ठीक है, आप रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, दूसरा है मुंडा मन की, देखिए ना, सॉरी, हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में मुंडा का निम्न में से कौन सा कार्य है। तो मुंडा का कौन सा कार्य है, तो मुंडा प्रशासनिक कार्य भी करता है, न्यायिक कार्य भी करता है और राजस्व वसूली भी करता है। मतलब
उपयुक्त सभी कार्य करता है। अब आप ये बोलेंगे कि राजस्व वसूली का काम तो तहसीलदार का होता है, तो तहसीलदार किसके अंडर में आता है भाई? तहसीलदार भी तो मुंडा के ही अंडर में आता है क्या? पंचायत के अंडर में आता है, पंचायत का प्रमुख मुंडा है, तो तहसीलदार भी तो मुंडा के ही अंडर में आएगा। तो ये जो तीनों कार्य है वो सब मुंडा के अंदर आएंगे, मतलब मुंडा उस सभी कार्यों का देख रेख करेगा। तो हम उपरोक्त सभी ही आंसर मारेंगे, ठीक है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? मुंडा मान की शासन व्यवस्था में कितने गांवों को मिलाकर पीढ़ का निर्माण किया जाता है? सॉरी, इसको पीढ़ नहीं, पट्टी कर लीजिएगा, पट्टी का निर्माण करते हैं। तो मैंने आपको बताया था 15 से 20 गाँवों को मिलाकर, 15 से 20 गाँव जब मिलेंगे तब एक पट्टी का निर्माण होगा। और उस पट्टी का जो प्रमुख कौन होगा? अब तक आपको याद हो गया होगा, उसका प्रमुख मानकी होता है, ठीक है, उसका प्रमुख मानकी होता है। चलिए हम चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप चौथा नंबर क्वेश्चन अगर अच्छे से लगा लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको पूरा क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा हम लगाते हैं। चलिए चौथा क्या है? तहसीलदार। तहसीलदार का क्या काम है? आपको मैं बताया था कि जो तहसीलदार होता है उनका काम होता है राजस्व वसूली करना। राजस्व वसूली कहाँ है भाई? हाँ, ये रहा थर्ड नंबर पे, राजस्व वसूली करता है, लगान वो वसूली करता है, ये सब तहसीलदार का काम होता है, ठीक है। अब देवरी का काम क्या होता है? तो देवरी क्या होता है? देवरी धार्मिक प्रमुख होता है। क्या करता है? धार्मिक प्रमुख होता है। तो ये गांव का धार्मिक प्रमुख यहाँ पे चौथे नंबर पर टिक कर दे रहे हैं अपन। मानकी का क्या काम है भाई? मानकी कौन होता है? तो मानकी पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है, और ये पढ़ा पंचायत 15 से 20 गाँवों को मिलाकर बना जाता है, ठीक है। ठीक। मुंडा का काम, तो मुंडा क्या है? मुंडा ग्राम पंचायत का प्रमुख है, ठीक है। अब देखिए डाकुआ का क्या काम है? डाकुआ को बताया था मैं कि डाकुआ संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है और मुंडा का ये सहयोगी भी होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। यात्रा देवरी, ये तो आप समझ में आ जाएगा कि आपको देवरी का ही सहयोगी है ये यात्रा देवरी। तो अगर आप इतना, अगर ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके 6 जितने भी पदाधिकारी हैं या फिर अधिकारी हैं उन सब के कामों को यहाँ पे समेट दिया। इतना आप जान गए तो समझिए कि आप मुंडा मान की शासन व्यवस्था की एक क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नीचे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? पांचवा क्वेश्चन हमारा बोलता है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था किस क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलता है? किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो आपको मालूम होगा कोल्हान क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कोल्हान क्षेत्र में ही मुंडा हो ये सब देखने को मिलते हैं। और हो जनजाति की शासन व्यवस्था मानकी, जिसको विल्किंसन रूल व्यवस्था भी कहते हैं। तो आप याद रखिए कोल्हान क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये कैसे बनता है? यहाँ ये इलाका होता है कोल्हान क्षेत्र, यहाँ पे आपको मिलेंगे हो जनजाति के लोग, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, आपको हर एक जनजाति का कहाँ ज़्यादा रहते हैं वो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि झारखंड में कौन सी जनजाति तीसरी और चौथी सबसे बड़ी जनजाति है? ये तो मैंने आपको बताया है, तीसरी सबसे, मतलब पहले ही स्टार्टिंग बताया था कि पहली कौन है, दूसरी कौन, तीसरी कौन, चौथी कौन है। चलिए मैं आपको फिर बता देता हूँ। पहली कौन है? पहली संथाल। दूसरी तो दूसरी हो जाते हैं उरांव, दूसरी उरांव। तीसरी मुंडा। चौथा हो गया ना? तो आप आराम से लगा सकते हैं कि पहली, तीसरी मुंडा और चौथी हो गया बी नंबर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। हो जनजाति की भाषा एवं लिपि क्या है? थोड़ा सा हैंडराइटिंग मेरी ख़राब है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, मगर हाँ आप आराम से पढ़ सकते हैं क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक। तो हो जनजाति की भाषा और लिपि क्या है? तो ये आप याद रखिएगा, हो जनजाति की भाषा हो होती है और लिपि क्या होती है? वारनक्षिति। क्या होती है? वारनक्षिति लिपि होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं दिया हुआ है हो दिया हुआ है मगर लिपि में वारनक्षिति नहीं है। यहाँ पे मुंडारी दिया हुआ है, यहाँ हो दिया हुआ मगर वारनक्षिति नहीं है। तो इसमें क्या आंसर होगा? तो इनमें से कोई नहीं। जो आंसर होगा इसका, इनमें से कोई नहीं, ये मारेंगे। क्वेश्चन क्या है? आंसर क्या मारेंगे? इनमें से कोई नहीं। अगर आंसर होता तो हो और वारनक्षिति लिखा हुआ होता, ठीक है। चलिए अब अपन 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन है कि हो जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ। ये आप याद रखिए, पेय पदार्थ इल्ली होता है,
ये हमेशा याद रखिए, इल्ली होता है। बहुत से मतलब अगर देखा जाए बहुत से जनजातियों का पेय पदार्थ हड़िया होता है, मगर हो जनजातियों का पेय पदार्थ इल्ली होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट, ठीक है ना। ये आप हमेशा याद रखिएगा। ये आपकी जनजातियों में कभी भी काम करेंगे। अगर जब आप जनजाति पढ़िएगा ना और इसको पढ़ के गए हैं ना, जनजाति पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब अगर आप जनजाति थोड़ा सा भी देखें ना तो भी आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं जनजाति की जितनी भी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है मैं इसी में पढ़ा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए अब हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन हमारा बोलता है कि मुंडामन की शासन व्यवस्था में गांव का राजस्व अधिकारी कौन होता है। तो गांव का राजस्व अधिकारी, ठीक है, गांव का राजस्व अधिकारी कौन रहता है, तो तहसीलदार रहता है। क्या तहसीलदार तो यहाँ है कि नहीं है। अब मुंडा को आप बोलेंगे मुंडा तो सबका रहता है, तो भाई गांव का राजस्व अधिकारी बोल रहा था। गांव का राजस्व अधिकारी तहसीलदार होता है, तहसीलदार, ठीक है, तहसीलदार होता है। तो इसमें तहसीलदार इसमें है नहीं, तो अपन क्या मारेंगे, इसमें अपन इनमें से कोई नहीं टिक मारेंगे, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए कितने पीड़ को मिलाकर, 10th नंबर क्वेश्चन, कितने पीड़ को मिलाकर पीड़ पंचायत का गठन किया जाता है। मैंने आपको लास्ट में बताया था कितने पीड़ को मिलाकर, ठीक है। जब 5 से 6 गांव अगर मिलाएंगे तो एक पीड़ बनता है, ठीक है। और जब 26 पीड़ मिलते हैं तो पीड़ पंचायत बनता है। क्या बनता है, पीड़ पंचायत बनता है। तो इसमें क्या बोला है, पीड़ पंचायत, पीड़ पंचायत का गठन 25 से 26 पीड़ जब मिलते हैं तब जाके पीड़ पंचायत का गठन होता है। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। अब देखिए 11th नंबर की तरह, मुंडा जनजाति की उपशाखा कौन है, तो उपशाखा हो है, क्योंकि मुंडा जनजाति और हो जनजाति आपस में मिलते जुलते हैं, ठीक है। मतलब मिला जुला संस्कृति रहता है, उनकी भी संस्कृति थोड़ी समान रहती है, ठीक है। तो ये दोनों उपशाखा हैं, मतलब हो जनजाति मुंडा जनजाति की उपशाखा है। चलिए आज का पूरा क्लास ख़त्म हो गया। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा, मैं आपको SMS कर दूँगा, ठीक है। और ये मेरा रहा। अगर आप मेरा हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हैंड रिटन नोट्स के लिए 40 रुपये पे करके मेरा पूरा, मतलब जितने भी शासन व्यवस्था है सबका नोट्स आपको 40 रुपये मिल जाएगा। और सबका जो चैप्टर वाइज जो MCQ है उसको मिला के 50 रुपये पेमेंट करिएगा, सब मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो आप टिक लगा सकते हैं। अगर आपका नोट्स है तो आप नोट्स अपना पढ़ सकते हैं। मगर मैं ये नोट्स उसके लिए है जिसके पास समय कम है और वो नोट्स अभी नहीं तैयार कर सकता, वो लोग मेरा नोट्स खरीद सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर आप अपने मन से नोट्स बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना नोट्स बनाइए, सही रहता है, अपना नोट्स सबसे बेस्ट रहता है। तो यही है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको कल, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद आपका। कल फिर से मिलेंगे एक नए शासन व्यवस्था के साथ, ठीक है। कल मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ेंगे, ठीक। चलिए धन्यवाद।